So in previous class, we have discussed about average energy density in terms of electric field and magnetic field oscillating. That's why we have taken the RMS value. Today we are going to define what is intensity of electromagnetic waves. So how the intensity of EM waves is defined as? Intensity of waves will always be defined as the energy of the given wave crossing per unit area in per unit time, right? So what should be the definition? Intensity of EM waves is defined as the total energy crossing per unit area in per unit time. So this is the basic definition of intensity. ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको डेरिवेशन रिक्वायर नहीं है, फाइनल एक्सप्रेशन ही सिर्फ आप याद कर सकते हैं। इनफैक्ट वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, सिर्फ उसके बारे में लिख रखा है कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। ठीक है, सो फिर भी हम देख लेते हैं कि लेट सपोज हमने क्या बोला कि कोई ईएम वेव है, ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, ईएम वेव इज प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन और किसी एरिया को वो क्रॉस कर रही है डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, और एनर्जी कोई कंटेंट है, तो हमने क्या मान लिया कि लेट सपोज हमारे पास एक वर्चुअल सिलेंडर मान लेते हैं हम, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और ये इसकी जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, हमें बताया, और ये हमने किस वे में रख रखा है? एक्स डायरेक्शन के अलोंग इसको रख रखा है। एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब ईएम वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस तरीके से? परपेंडिकुलरली टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमें बताया कि ईएम वेव्स किस स्पीड से मूव करती है? स्पीड ऑफ लाइट सी से। तो अगर यहां से यहां तक ये है, एक्चुअल में ये बहुत छोटा सा, आप ये मान सकते हैं कि इतना छोटा सा स्पेस है, बहुत छोटा सा, उसको केवल हमने समझाने के लिए बड़ा बनाया है। तो ये मान लीजिए कि यहां से यहां तक जाने में इसको इस एरिया को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम हमने ले रखा है डेल्टा टी। तो हमने मान लिया कि एनर्जी ने कहां से कहां तक क्रॉस किया होगा, ये एनर्जी किस में कंटेंट है? इस वॉल्यूम में कंटेंट है। तो इस वॉल्यूम में यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लग रहा है डेल्टा टी। तो इसको हम स्पीड की टर्म्स में लिखना चाहें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो एल इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? सी डेल्टा टी। तो ये जो लेंथ है इसको हम क्या ले सकते हैं? सी डेल्टा टी। तो जो हमने लेंथ ले लिए वो ले लिए सी डेल्टा टी, किसकी? सिलेंडर की। ठीक है, सो अब हम बोल रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर जो भी एनर्जी थी वेव्स टर्म्स में, वो इस एरिया को क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलरली। पहली चीज ध्यान रखना है कि द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलरली इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया इज नॉन एज इंटेंसिटी। तो अब कैसे चलेगी? मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर एनर्जी जो क्रॉस होगी, इसके परपेंडिकुलर एनर्जी बनाऊं तो क्या हो सकती है? ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। अगर ऐसे रख दूं तो ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी परपेंडिकुलर, तो इसके चारों तरफ का ये पूरा जो प्लेन बन रहा है वो परपेंडिकुलर है। ऐसे रख दूं तो ये वाला जो पूरा प्लेन बन रहा है एनर्जी का, वो क्या कहला रहा है? इसके परपेंडिकुलर है इसके प्रोपगेशन के। तो उसी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये इस फॉर्म में, एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से ये मूव हो रही है। ठीक है, सो इस पूरे एनर्जी को, जो भी इसके अंदर एनर्जी कंटेंट थी, इसको यहां से यहां तक एरिया को क्रॉस करने में जो भी टाइम लगा हमने बोल दिया डेल्टा टी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी कंटेंट हुई इसके अंदर, तो उसको देखने के लिए हमने लेट सपोज बोल दिया कि लेट यू इज, कैपिटल यू इज
total energy content in the volume in space या वॉल्यूम, जो हमने एलिमेंट्री सिलेंडर मान लिया उस वॉल्यूम के अंदर U टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से रिलेट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जब भी बताया क्या ध्यान रखना है? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसको क्या लिख सकते हैं हम? टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी मतलब टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से टोटल एनर्जी हमें कितनी मिल जाएगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। एवरेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ईएम वेव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हुई है, इसलिए एवरेज दिया हुआ है। तो एवरेज, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिख दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल एनर्जी है कैपिटल यू, और टोटल ये है हमारे पास यू एवरेज इज नथिंग बट द एवरेज, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो ये लिख दिया मैंने यू एवरेज इनटू वॉल्यूम इनटू कैपिटल वी। वॉल्यूम अगर मैं इस पूछूं इस वॉल्यूम इस सिलेंडर का, तो क्या होना चाहिए? एरिया इनटू लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा? यू एवरेज इनटू एल इनटू ए। लेंथ इनटू एरिया इज नॉन एज वॉल्यूम। एल क्या है यहां पर? सी डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल यू इज इक्वल टू टोटल एनर्जी यू एवरेज इनटू सी डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गई है। ये कौन सी एनर्जी मिल गई? टोटल एनर्जी। इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें टोटल एनर्जी मिल गई सर। क्या करना है? एरिया और डेल्टा टाइम। तो therefore by definition of सी डेल्टा intensity सी डेल्टा सी डेल्टा टी ए, सॉरी सी डेल्टा टी ए है ना। सी लेंथ की वैल्यू हो गई इंटू ए। बाय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी व्हाट वी कैन राइट? इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। अगर इंटेंसिटी को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो आई कैन बी रिटन एज टोटल एनर्जी, बोले तो कैपिटल यू, अपॉन एरिया इनटू टाइम। आई इज इक्वल टू यू अपॉन ए डेल्टा टी। यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या मिल गया? यू एवरेज सी डेल्टा टी ए अपॉन ए डेल्टा टी। Delta T and A gets cancelled out and we are getting U average into C, one of the expression. इसका मतलब intensity of EM wave can be written as total average energy density into speed of light. U average हमें पता है कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर। तो बस ये एक्सप्रेशन आ गया। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू अनदर एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी या एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर इनटू सी, या ये ई की टर्म्स में लिख दिया हाफ एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर इनटू सी, या सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं म्यू नॉट, या म्यू नॉट बी आर एम एस स्क्वायर इनटू सी। सो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कितनों को समझ में आ गया भाई पूरा यहां तक? सो यहाँ पे क्या आएगा? 1/μ0 है ना। तो इंटेंसिटी ये होता है इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं हम
प्रेशर एंड मोमेंटम ऑफ ईएम वेव, ठीक है। प्रेशर exerted by EM waves, प्रेशर exerted by EM waves। क्या होता है प्रेशर exerted का मतलब कि जब EM रेडिएशंस किसी सरफेस पर हिट होंगे तो वो वहां पर क्या एक्सर्ट कर रहे होंगे, प्रेशर। उस प्रेशर को ही क्या बोला जाएगा, EM रेडिएशन प्रेशर या रेडिएशन प्रेशर ऑफ EM waves। And pressure is exerted by EM waves, capital P, is given by intensity upon C, intensity upon C, intensity of electromagnetic wave upon, कोई डेरिवेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, केवल एक टर्म यूज हो रखी है, तो आप लोगों को अभी डायरेक्ट ध्यान रखना है। फिर भी अगर आप सोचेंगे तो ये वहीं से आता है, इंटेंसिटी, एनर्जी, एनर्जी इन चीज़ों से रिलेटेड है। एनर्जी अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स और एनर्जी के अंदर रिलेशन होता है वर्क डन से। एनर्जी किसके थ्रू मिलती है, वर्क डन। सो वर्क डन क्या होता है, F इंटू डी एक्स, ठीक है। सो F इंटू डी एक्स अपॉन ए, डी एक्स और डेल्टा टी यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, तो ऊपर मैं अगर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और या एनर्जी को लिख दूं एफ डी एक्स, एनर्जी क्या हो गया, वर्क डन। वर्क डन को क्या लिख दूं, एफ डी एक्स। थोड़ी देर के लिए इसको नॉर्मली समझो आप, कॉन्सेप्चुअली कि कैसा आया होगा, इंटेंसिटी हो रखी है, अपॉन सी कर रहे हैं, तो ये कैसा आ रहा होगा, U अपॉन ए डेल्टा टी इंटू सी। सी डेल्टा टी क्या हो गया आपका, स्पीड, और U हमारा हो जाता है वर्क डन। ये वर्क डन अपॉन ए डेल्टा टी इंटू सी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, dx बोल दो इसको। वर्क डन हो गया एफ डी एक्स अपॉन ए डी एक्स, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एफ अपॉन ए, और एफ अपॉन ए क्या होता है, प्रेशर। तो ये इस तरीके से कुछ आता है, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये कितनों को भाई अच्छे से समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है सबको। सो नेक्स्ट टर्म इज मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होती हैं और किसी डायरेक्शन में प्रोपगेट होती हैं, तो अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये क्या ट्रांसफर भी कर रही होंगी किसी सरफेस को, मोमेंटम। तो दे ट्रांसफर और दे ट्रांसपोर्ट द लीनियर मोमेंटम एज वेल, एंड द लीनियर मोमेंटम स्मॉल p is given by total energy of the EM wave upon speed of light, ठीक है। फिर से आप इसी तरीके से कुछ ये रिलेशन निकाल करके आप इसको देख सकते हो कि ये वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। टोटल एनर्जी आपकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में चल रही है ना, टोटल एनर्जी। अगर किसी को दिक्कत हो तो ये ध्यान रखना है, ये एनर्जी सिर्फ काइनेटिक नहीं है, कौन सी है, टोटल है। सो टोटल एनर्जी किसका सम होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का। और हमें पता है कि ये सम हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर किसी जगह पर हाफ काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में हाफ एम बी स्क्वायर लिखें और इन दोनों का सम मान लो 100 जूल है, तो इसका, और ऐसी जगह ले लें जहां पे ये भी 50 जूल ये भी 50 जूल, इसका मतलब mgh should be equal to half mv square। तो ये क्या हो जाता है, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर आ जाता है। यहाँ पर v की जगह c स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। तो ये u इक्वल टू हो गया mc स्क्वायर, तो u को मैंने क्या लिख दिया, mc इंटू सी। mc क्या बन गया, लीनियर मोमेंटम इंटू सी, p इज इक्वल टू क्या आ गया, u अपॉन c, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाता है, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है, मैंने तरीका बता दिया एक नॉर्मल वे के अंदर कि कैसे निकल जाता है, ठीक है। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय टोटल एनर्जी ऑफ द ईएम वेव, टोटल एनर्जी कैपिटल U
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आप लोगों को डायरेक्टली इसका डायग्राम आपके बुक से डायरेक्टली देखना है, डायरेक्टली पढ़ना है। इसके मैं मेनली आपको रीजंस, पार्ट्स बता दूंगा कि वो पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ, वो याद करने वाला पार्ट है पर्टिकुलर, कोई इसमें इफ एंड बट वाली बात नहीं, डायरेक्ट याद करना। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इसका मीनिंग क्या है कि एक ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्लासिफाई कर रखा है। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है ये भी एकदम प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि जितने भी रीजंस या जितने भी टाइप के रेडिएशंस मिले हैं वो भी एक रीजन के अंदर दूसरे रीजन के पार्ट्स, दूसरे मतलब एक टाइप के रेडिएशन दूसरे टाइप के रेडिएशन के रीजन में मिक्स हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 to 2 देन 2 to 3 देन 3 to 4, ऐसा फिक्स नहीं है। 1 to 5 बोलेंगे फिर 4 to 7 आ जाएगा, ऐसा कुछ मिक्सिंग हो जाएगी। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर नोन टू अस? सो बेसिकली 6-7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें नोन है। तो उनमें से एक है गामा रेस या गामा वेव्स, X-rays. So I'm talking about the electromagnetic spectrum parts, है ना? EM part regions या EM regions के main parts क्या क्या है? Main EM parts या main EM electromagnetic regions क्या क्या है? Gamma rays, X-rays, UV rays, बोले तो ultraviolet rays, visible रीजन या विजिबल लाइट रीजन या विजिबल लाइट रेस, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन या इंफ्रारेड रेस या इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो ये इसके मेन पार्ट्स आप लोगों के होते हैं साथ। ठीक है, अल्ट्रावायलेट आ गया, एक्सरेज आ गया, विजिबल लाइट आ गया, माइक्रोवेव आ गया, रेडियो वेव्स आ गया, इंफ्रारेड आ गया, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरेज, और क्या बच रही? गामा रेज। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ यार 7 होने चाहिए थे, 6 कैसे आ रहे हैं बार बार? ये 2 2 बार लिख दिया मैंने। 3 4 5 6 लिखे मैंने, 7 है, नंबरिंग 6 में चकरा के मैंने कहा यार 7 तो होते हैं, और कौन सा बच रहा है? हाँ, ये 7 मेन पार्ट्स हैं: गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रेज, रेडियो रेज, है ना? तो मैंने अपनी एक ट्रिक बना रखी है याद करने के लिए। ठीक है, तो गामा गामा के पास है एक एक्सयूवी कार, गामा हैज एक्सयूवी कार, एक्सयूवी है उसके पास, इन विच उसने उस ऐसी कार है उसके पास एक्सयूवी जिसके अंदर माइक वगैरह हैं, एफएम रेडियो वगैरह हैं, टीवी लगा रखा है, फ्रिज लगा रखा है, रेडियो लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है उसमें। सो इन विच माइक है, ठीक है, रेडियो है, ठीक है, रेडियो के साथ साथ रेडियो में क्या होता है? एफएम सुनते हो, एफएम एएम आपको पता ही है। सो एफएम होता है, एएम होता है, सो रेडियो है, तो रेडियो है, एफएम है, एएम है, ठीक है, टीवी भी है, टीवी भी है। सो गामा हैज एक्सयूवी इन विच माइक, रेडियो, एफएम, एएम, टीवी आर इनबिल्ट। ठीक है, बस खत्म हो गया। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 रीजन होते हैं।
These are the 7 parts of electromagnetic radiations, है ना. सो गामा बेसिकली था कौन, एक पहलवान था. गामा पहलवान नाम सुना है ना. गामा पहलवान हुआ करता था इंडिया का, बड़ा अच्छा खासा. सो गामा पहलवान कौन सी कार रखता है, एक्सयूवी, इन विच क्या क्या है, माइक है ना, और क्या है, रेडियो है, और रेडियो के साथ साथ क्या है उसमें, एफएम हो गया, एएम हो गया, टीवी हो गया, सब इनबिल्ट है. तो बेसिकली ये जो मैंने इसमें लिखे हैं ना, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ रेडियो वेव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियो वेव्स, है ना. तो रेडियो वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होती है. एफएम की तो बेसिकली आप लोगों को पता होगी सही. आपको पता है एफएम जब कार वगैरह के अंदर या कहीं पे भी आप ट्यूनिंग करते हो तो स्टार्टिंग कहां से होती है, खत्म कहां पे होता है एफएम. एक आप सबसे ज्यादा सुनते हो 93.5, 92.7, ये उनके बीच में. लेकिन जब वो स्कैनिंग करता है तो कहां से कहां तक करता है, ध्यान से देखिएगा, 88 to 108 मेगाहर्ट्ज. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि ये डेली लाइफ में आता है. अच्छा, टेलीफोन भी बोलोगे तो वो भी इसमें आ जाएगा. टेलीफोन या सेल्यूलर, टेलीफोन से ज्यादा बोलूं, सेल फोन्स या सेल्यूलर रेडिएशंस, वो भी किस टाइप के हैं, रेडियो वेव्स की कैटेगरी में. सो इन सब का यूज जनरली, इन जनरल बोलूं तो किसमें किया जाता है, कम्युनिकेशंस. रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है, कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग रेंज, है ना, बहुत दूर तक की. सैटेलाइट्स, टीवी हमें डिश एंटीना के थ्रू डायरेक्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टाइप है. लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया. तो जनरली जो रेडियो वेव्स हैं वो किस लिए यूज में ली जाती है, लॉन्ग कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के अंदर. एक्सरे के बारे में आप जानते हो. एक्सरे का क्या करवाते हैं, हाथ में फ्रैक्चर हो गया साहब, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो आप क्या करवाते हो, बॉडी का एक्सरे करवाते हो. तो वो क्या करती है एक्सरे, हमारी जो मसल्स हैं, जो फ्लैश है यानी कि मांस वगैरह है हमारा, उसको पार कर जाती है, बोन को नहीं कर पाती. तो जहां पर गड्ढा होगा उसको पार कर जाएगी, लेकिन बोन को पार नहीं कर पाई तो वो गड्ढे वगैरह हमें दिखना चालू हो जाएंगे. यूवी रेस के बारे में, ये यू है यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, और ये वी का मतलब है विजिबल. तो विजिबल लाइट आपको बचपन से पता है ना, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 या 7800 एंगस्ट्रॉम तक, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम इसकी रेंज होती है ना, वेवलेंथ की रेंज. तो ये इसके बारे में पता ही है आपको, ठीक है. और यूवी रेस के बारे में आपको पता ही, अल्ट्रावायलेट आपने पढ़ा था 10th ग्रेड के अंदर कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट साउंड, यूवी साउंड पढ़ी थी आपने. उसका यूज क्या होता है, तो बड़े बड़े पुल के अंदर क्या आ गया, फ्लॉ आ गया, कुछ दरार आ गई, उसको डिटेक्ट करने के अंदर ट्रांसमिट करते हैं. खजाना ढूंढने में मरीन ड्राइव्स के अंदर, मतलब जो ओशंस वगैरह में शिप वगैरह होते हैं, उससे वेव सेंड करके वो सोनार, रेडार, उनके अंदर यूज में आ जाता है. एक्सरे के बारे में आपको पता ही है साहब. और गामा, इसका मतलब जैसे जैसे इधर चल रहे हो, चीजों को पेनिट्रेट करने की पावर बढ़ रही है, ठीक है. गामा की फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज्यादा, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट और वेवलेंथ लोएस्ट, ठीक है. इसकी फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ हाईएस्ट. वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है या हाईएस्ट बोल दो. तो इसलिए ज्यादा दूर तक अगर कोई चीज भेजनी है, केवल आपको सिग्नल्स को ट्रांसफर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस से करना है, कौन सी वेव्स यूज कर लूं. लेकिन अगर किसी चीज से पेनिट्रेट करवाना है, बहुत मोटी शीट्स को भी, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसका होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा, एनर्जी हाईएस्ट.
तो दो रिलेशन याद रखो, E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और E इज इक्वल टू एच न्यू एस सी अपॉन लेमडा। यहां से न्यू और लेमडा के अंदर भी रिलेशन आ रहा है और E और लेमडा में भी रिलेशन आ रहा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, तो वो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, वेवलेंथ उसकी सबसे कम, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस में काम में नहीं आएंगी, वो किस में काम में आएंगी, किसी चीज को पेनिट्रेट करवाने में। तो गामा रेस का यूज कहां हो जाता है, जो कैंसर वगैरह हो जाते हैं तो उसके अंदर गामा रेस कर दी जाती है, ताकि वो टिश्यू को, जो कैंसर वाले टिश्यूज होते हैं उनको डायरेक्टली हिट कर देती, पेनिट्रेट कर देती, बर्न कर देती। ठीक है, यूवी रेज सन से जो मिल रही है वो यूवी रेज है। अगर आप हाथ मतलब सनलाइट है और आप हाथ एक ही जगह पे रख दो तो आपको वो धूप जो यानी कि सनलाइट है डायरेक्ट फील होगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ हीएम वेव्स क्या प्रोवाइड करवाती है, हीट प्रोवाइड करवा देती है, थर्मल इफेक्ट प्रोवाइड करवाती है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव सुन ही रखा है आपने, माइक्रोवेव्स का काम जनरली सैटेलाइट्स वगैरह के अंदर यूज होता है। सैटेलाइट में तो यूज होता ही है, आपके घरों में भी यूज करते हो कुकिंग वगैरह के लिए। ठीक है, जो वाटर कंटेंट होता है उसको वो क्या कर देता है, हीटअप कर देता है। माइक्रोवेव में जब हम, आपने देखा होगा कि कोई सा भी खाना गर्म करते हैं तो उसका वाटर कंटेंट मोस्टली खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर कंटेंट को क्या कर देता है, हीटअप कर देता है, तो मैक्सिमम पोर्शन चारों तरफ से बाहर निकल जाता है। आपने अगर उसमें रोटी गर्म करने के लिए रख दी तो रोटी है सॉफ्ट, ठंडी रोटी थी मान ली थोड़ी देर के लिए, आपने माइक्रोवेव में रख दी, तो जैसे ही आप उसको माइक्रोवेव में रख करके माइक्रोवेव करोगे, ओवन को स्टार्ट करोगे, और जैसे निकालोगे एकदम गर्म निकलेगी, सॉफ्ट निकलेगी, लेकिन उसका मैक्सिमम कंटेंट इवेपोरेट हो चुका है, तो वो केवल निकालते टाइम गरम गरम सॉफ्ट है। जस्ट 10 सेकेंड 15 सेकेंड लेटर वो एकदम कड़क हो जाएगी पापड़ की जैसे। ठीक है, समोसा रख दो, उसको हीटअप करो, एक बाहर निकलेगा एकदम गरम गरम, लेकिन जब करोगे तो एकदम यू टूटने में बड़ी कठिनाई होगी, डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब मतलब वाटर कंटेंट इवेपोरेट हो चुका होता है हीट अप होने के कारण। ठीक है, ये सभी में हीटिंग इफेक्ट होता है। सो जनरली इंफ्रारेड को हम थर्मल, इंफ्रारेड कहाँ गई साहब, इंफ्रारेड को थर्मल वेव्स भी बोल दिया जाता है, थर्मल रेडिएशंस भी बोल दिया जाता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी पर नाइट विजन के टाइम पर जो डिटेक्ट करते हैं नाइट के अंदर, वो एक स्पेशल टाइप के गॉगल्स या उनके पास बाइनोकुलर्स होती है, जिससे जो जानवर होते हैं वो एक प्लाज्मा टाइप के शेप में नजर आते हैं, तो वो हीट, उनसे जो हीट निकल रही है उसको डिटेक्ट करता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड हमारे पास है बाइनोकुलर वाला, तो उसकी जो हीट है, उसका हीट का शेप कैसा बन रहा है, उससे उस फिगर का अंदाजा लगाते हैं कि ये टाइगर है, लॉयन है, फॉक्स है, क्या है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यहाँ पर है ना वाटर एटम्स, वाटर मॉलिक्यूल्स और इनके हीटअप वगैरह, ये सारी चीजें। सो दीज आर द बेसिक पार्ट। बाकी फ्रीक्वेंसी रेंज आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी इनके बारे में, जो भी इसके नॉर्मल यूजेस हैं। इनफैक्ट कुछ तो मैं बता ही चुका हूँ। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है ऐसा यहाँ पर।